हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिनवे क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेटर को यूज़ किए हम कंडीशनल यानी कंट्रोल स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे। जो हम इसके बाद समझने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम इफ़ कंडीशन की बात करेंगे। जब भी हम कंडीशन या किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑपरेटर की जरूर पड़ेगी। पहले हम ऑपरेटर को समझ लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ऑपरेटर्स ऑपरेटर वह होते हैं जो किसी ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर यहाँ पे हमने लिखा 5 और यहाँ लिखा हमने +4, तो वैल्यू हो गई 9। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। 5 एक वैल्यू है, 4 भी एक वैल्यू है, 9 एक वैल्यू है। लेकिन बीच में अगर हमें प्लस को देखें और इक्वल को देखें तो ये क्या है, ये दोनों ऑपरेटर हैं। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ये प्लस का ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल का ऑपरेटर है। इनके नाम होते हैं। तो इस तरह के ऑपरेटर्स के क्या क्या नाम है वो कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में सबसे पहले ऑपरेटर को समझने से पहले ऑपरेंड को समझना होगा। 5 + 4, 5 का एक ऑपरेंड है, 4 का एक ऑपरेंड है और प्लस का है ऑपरेटर। तो ऑपरेंड क्या होते हैं, जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेटर क्या होते हैं, जिस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एक ऑपरेटर है। अब बात करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की। ऑपरेटर तो आपको क्लियर हो गए कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में यूज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो प्लस एक ऑपरेटर है और 5 और 4 क्या है, ऑपरेंड, और 9 इस तरह से हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में, तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, एक होता है यूनरी ऑपरेटर, और एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिन्हें सिंगल ऑपरेंड पे यूज किया जा सके उन्हें यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि प्लस को आप एक सिंगल ऑपरेंड पे यूज कर सकते हैं, है ना। माइनस को आप एक सिंगल ऑपरेंड पे यूज कर सकते हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर कहलाते हैं जिनमें कम से कम दो ऑपरेंड तो होने ही चाहिए। जैसे मल्टीप्लाई का साइन हम सिंगल यूज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए दो वैल्यू चाहिए होंगी, तो दो ऑपरेंड आपको चाहिए, तब ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज होगा। तो इस तरह का ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ऑपरेटर आपको समझ में आएगा। ऑपरेटर के अंतर्गत अब टाइप्स डिवाइड किए गए उनको समझते हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो बड़ा आसान है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस, इनको हम बोलते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ को जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस एक ऑपरेटर है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉडुलस का। आपने ये तो क्लियर होंगे चार। प्लस मतलब वही कि हमने किसी नंबर के साथ जोड़ दिया तो उसका एक आंसर आ गया, जैसे कि 5 + 4। इस तरह से हमने मल्टीप्लाई माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन, तो इस तरह से जैसे 5 - 4 किया तो वैल्यू आ गई 1। इसे किया तो 9 वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई वही समझ रहा है, 5 × 4 तो 20 हमारे सामने आंसर आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने वैल्यू को जोड़ा है यहाँ पे। और डिविजन्स में वही है, डिवाइड करना, जैसे कि 10/2 हमने कर दिया तो आंसर आ गया 5। तो ये डिवीजन जो भागफल को रखता है इस तरह से। और एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, जो रिमाइंडर को रखता है। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। मॉडुलस क्या होता है, जो रिमाइंडर को रखता है। जैसे मान लो ये 10 ही है, इस 10 में हमने भाग दिया 2 का, तो यहाँ पे जब हमने भाग दिया तो आंसर 10 और रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 0 इसका आंसर आएगा अगर हम इसको करेंगे सॉल्व, क्योंकि शेषफल की जो वैल्यू होगी उसको कौन रखेगा, ये रिमाइंडर को रखने वाला मॉडुलस। मॉडुलस किस तरह से काम करता है, मॉडुलस इस तरह से काम करता है, जैसे मान लो ए की वैल्यू, ए में आपको डिवाइड करना है 2 का, और ए में आपको मॉडुलस निकालना है 2 से। अब ए की वैल्यू हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं, मान लो ए की वैल्यू है 25, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 25 में डिवाइड करना है 2 से। तो इस तरह से हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक। तो ये जो आया, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका आंसर आएगा 12 और इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि ये रिमाइंडर वाले पार्ट को रखेगा मॉडुलस, ठीक है, और ये शेषफल को रखेगा जो अपना आंसर आता है उसको। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं, जो रिलेशन को दिखाते हैं। रिलेशन का मतलब जैसे कि रिश्ता होता है घर में, बड़े भाई छोटे भाई का, बिल्कुल इस तरह से बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है। तो इस तरह के ऑपरेटर को हम रिलेशन ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि आप यूज ही करते हैं, जैसे कि इक्वल टू बराबर है, ग्रेटर देन, लेस देन मतलब बड़ा है छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा भी है बराबर भी है, छोटा है बराबर है, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू को हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 10, तो हम ऐसा बोल सकते हैं बी ग्रेटर देन ए।
तो हम बड़ा बता रहे हैं बी ग्रेटर देन ए। इस तरह से हम ऐसा ही बोल सकते हैं ए ग्रेटर देन बी। इसमें क्या हुआ, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, बट ए तो बड़ा नहीं बी से, तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा, और इसका आउटपुट कैसा आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इस केस में बी जो है वो ग्रेटर है, ए जो लेस देन है। ऐसे अगर मान लो ए की वैल्यू 10 होती तो हम बोल सकते थे ए और बी दोनों की वैल्यू 10 है, तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल बी। अब देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना तो इसका मतलब बी की वैल्यू ए में स्टोर हो रही है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसलिए इक्वल दिखाने के लिए यहाँ पे डबल यूज किए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि हम इसको बराबर दिखा रहे हैं, इक्वल दिखा रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू इसमें स्टोर नहीं हो रही, हम बस ये बोल रहे हैं कि ए बराबर है बी के। तो ये कंडीशन है ना, रिलेशनल ऑपरेटर हम इसे बोल रहे हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन है, जो रिलेशन को दिखा रहा है, एक तरह की कंडीशंस। और ये कंडीशन 0 और 1 की वैल्यू यानी कि ऑन ऑफ यानी कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी। ऐसे इक्वल टू क्या होता है कि बराबर भी हो या फिर बड़ा हो, हम ऐसा बोल रहे हैं या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो उस केस में हम लेस देन ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं। और नॉट इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू, जैसे कि ए और यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ये आपको क्लियर होगा, ये नॉट इक्वल टू है, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, और ये लेस देन और ये ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिक को बताते हैं, अगर आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे लॉजिक गेट्स के बारे में, और नहीं भी पढ़े तो आप यहाँ पे देख लें अभी। तो लॉजिक गेट्स में ये होता है एंड ऑपरेटर, ये होता है और ऑपरेटर, एंड और ये होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, एंड नॉट और। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, एंड ऑपरेटर यह ट्रू दिखाता है यदि दोनों कंडीशन ट्रू। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक कंडीशन है, मैं से आपसे मैंने बोला एक क्लासरूम है, क्लासरूम में हम उसी को अलाउ करेंगे जिसका होमवर्क पूरा होगा, और क्लासरूम में उसी को अलाउ करेंगे जो टाइम पे आएगा। यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई, 2। तो अब अगर टीचर ने ये कंपलसरी कर दिया कि दोनों कंडीशन होंगी तो ही एंट्री मिलेगी, तो इसका मतलब वो एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर का, ठीक है, एंड ऑपरेटर का, एंड ए ग्रेटर देन 0, यानी कि एक तो बी से बड़ा होना चाहिए और 0 से ही बड़ा होना चाहिए, हो सकता है नेगेटिव में हो उस केस में। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स माना जाएगा। ए ग्रेटर देन 6, बी ग्रेटर देन 6, तभी ये ट्रू होगा, इसके अलावा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ए ग्रेटर देन बी अगर है तो ये क्या रिटर्न करेगा, जैसे मैंने बोला ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, या ऑन ऑफ भी हम बोल सकते हैं। तो ट्रू और फॉल्स में अगर ये रिटर्न करेगा तो ए ग्रेटर देन बी है तो क्या रिटर्न करेगा, 1। और हमने लगाया एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अगर ये भी बड़ा है 0 से तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, 1, तो आउटपुट क्या आएगा, 1, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन इनकेस मान लो ए ग्रेटर देन बी, ये तो 1 है, बट ए बड़ा नहीं है 0 से, तो ये रिटर्न करेगा 0, क्योंकि फॉल्स है, तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, 0। ऐसे ही मान लो ये 0 हो जाए तो ये 1 हो जाए, तब भी 0 ही आएगा, और दोनों ही गलत हो जाए तो भी 0 आना है। यानी कि अगर हमने 2 कंडीशन दी है और दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइज हैं तो ही पूरा स्टेटमेंट सेटिस्फाइज होगा, अदरवाइज ये सारे फॉल्स हो जाएंगे। इनको हम प्रैक्टिकल अभी यूज़ करने वाले हैं, तो अगर आपको इधर कन्फ्यूजन लग रही तो अभी प्रैक्टिकल में सब दूर हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसको बहुत ध्यान से समझें, इसे हम फिजिक्स में या उधर सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ट्रुथ टेबल का मतलब यहाँ सर्किट भी हम बनाते हैं, फिजिक्स के बाद थोड़ी सी बात करूँ मैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने एक सर्किट बनाया इस तरह से, और ये वल्व बना दिया मैंने जो हम सर्किट में बना रहे हैं। अब इसकी वैल्यू ए है और ये है बी, ठीक है। अब ये जो सर्किट का पॉइंट है, ये सर्किट का पॉइंट है, जैसे मैंने बताया था लाइट ऑन होती है तो ऑन को हम बोलते हैं 1 और ऑफ को बोलते हैं 0। तो अब ए की वैल्यू अगर क्या है, 1 है, तो ये सर्किट इससे कनेक्ट हो जाएगा, और बी की वैल्यू भी 1 है तो ये सर्किट इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यानी दोनों 1 1 होंगे तो ये 1 होगा। लेकिन अगर मान लो ये सर्किट ऑफ है, मतलब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी 1 है, ये ऑन है, लेकिन सर्किट ऑन नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू 0 रहेगी। मतलब इन दोनों में से अगर एक भी 0 रहेगा, एक भी कनेक्ट अगर नहीं होगा तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। यानी ए और बी दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंड ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है, एंड लॉजिकल गेट का यूज़ किया जा रहा है। तो एंड भी वहीं से लिया गया है ये वर्ड, एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, और का मतलब होता है एक तरह से एडिशन। यानी कि यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला क्लासरूम में बच्चे ने होमवर्क किया और टाइम पे आया तो ही एंट्री मिलेगी, बट टीचर ने ये बोल दिया अगर होमवर्क किया हो या टाइम पे आया हो, कुछ भी एक किया हो तो एंट्री मिल जाएगी, दोनों नहीं करेंगे तब एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि इसमें एक भी कंडीशन सही होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, और इसमें एक भी कंडीशन गलत होने पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है।
ये और को दिखाता है। अब एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए ग्रेटर देन बी एंड लगाया हमने, ये मल्टीप्लाई है, बस अब इसकी अगर यूज़ कर दो प्लस का, तो मान लो इसके पीछे प्लस होता तो 1 + 1 1, 1 + 0 1, यानी हर एक केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होता, बस जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती तभी ये 0 होता। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है, एक भी कंडीशन ट्रू होने पे ये काम करेगा और ऑपरेटर। और ये होता है नॉट। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी कंडीशन हमने दी है, अगर मान लो 1 × 1 हो गया तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, बट इसमें आता है 0, मतलब ये उल्टा चलता है इनसे। नॉट का मतलब अपोजिट, इससे ले सकते हैं आप। तो नॉट ऑपरेटर अपोजिट होता है, यह ट्रू रिटर्न करता है जब कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं होती है। मतलब अगर हमने कंडीशन दी ए बड़ा नहीं है बी से, ए बड़ा नहीं है बी से, बट ए बड़ा है बी से, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं है, तो ये कंडीशन अगर मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू कितनी मान लो 25 और बी की वैल्यू कितनी मान लो 6, तो ये ट्रू है, बट ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, नॉट, तो ये हमेशा उल्टा रिटर्न करता है, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ये आपको क्लियर होगा एंड और लॉजिक। अभी हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो आपको बस अभी इतना समझो कि एंड ऑपरेटर जो होता है मल्टीप्लाई को दिखाता है। इसका मतलब अगर दो कंडीशन हमने दी हैं और दोनों ही सेटिस्फाइज होंगी तो ही स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वहीं रुक जाएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है, दो कंडीशन दी है, अगर एक भी सेटिस्फाइज होती है तो स्टेटमेंट आगे बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसमें दोनों जरूरी है, इसमें एक जरूरी है। और इसमें उल्टा चलता है, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फॉल्स होगी तब चलेगा, है ना। ये बिल्कुल उल्टा है, नॉट। अब बात करता हूँ अगले ऑपरेटर की, इसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने के काम में आता है, हमने अभी प्रोग्रामों में किया हुआ है कि ए की वैल्यू 4, तो ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें 4 को हम ए में स्टोर कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है, बस ये अकेला एक इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसी को हम अलग अलग तरीकों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इस तरह से। तो ये लिखने का तरीका होता है, बाकी ऑपरेटर बस एक ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, जो वैल्यू रखने के काम में आता है और कुछ भी नहीं। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो आप ए में स्टोर कर रहे हो ए प्लस बी, तो ए में ही बी को स्टोर कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल बी। इसका मतलब ए में प्लस करके बी को स्टोर कर दो, ए में प्लस कर बी को स्टोर कर दो, ए में सब्ट्रैक्ट करके बी को स्टोर कर दो, ए में बी को सब मल्टीप्लाई करके स्टोर कर दो, ए में बी से डिवाइड करके स्टोर कर दो, ए में मॉडुलस निकाल के बी को, अर्थमेटिक ऑपरेटर जोड़ दो, इक्वल लगा दो, तो इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसमें और इसी में स्टोर करना है, किसमें, ए में। तो ये हो गए आपके असाइनमेंट, जो वैल्यू असाइन करें, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला है लास्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यह ऑपरेटर किसी एक ऑपरेंड पर कार्य करते हैं। ऑपरेंड जो मैंने आपको समझाया, जैसे कि 5 एक ऑपरेंड है, तो ये किसी एक ऑपरेंड पर कार्य करते हैं, इनको यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ऐसे ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड पे काम करे उन्हें यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मल्टीप्लाई जो होता है वो दो ऑपरेंड पे काम करता है, बट प्लस माइनस एक ही ऑपरेंड पे काम कर सकते हैं। जब हमें किसी वेरिएबल में एक घटाना या जोड़ना हो तब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू प्लस करना बस, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है एक वैल्यू घटाना। तो +1 प्लस माइनस, है ना, +1 और -1, ये क्या होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सी में यह ऑपरेटर प्लस माइनस और प्लस प्लस से ऑपरेटर में ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेटर वेरिएबल के दाईं ओर प्रयोग करना अथवा बाईं ओर, क्योंकि दिशा बदलने से इनका स्वभाव बदल जाता है। मतलब अगर हम लिखेंगे ए प्लस प्लस और मान लो ए की वैल्यू है 5, तो ए प्लस प्लस लिखने से ए की वैल्यू हो जाएगी 6, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। प्लस प्लस ए, इसमें भी सेम ही होगा, लेकिन ये वैल्यू बाद में ऐड करेगा और ये पहले ऐड करेगा फिर ए को यूज़ करेगा। यहाँ पे भी सेम होगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और इसमें पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर उसको रखेगा। कैसे, एक एग्जांपल में देखते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी वैल्यू घटाने का काम करते हैं, प्लस प्लस जोड़ने का एक वैल्यू। अब देखते हैं इनको आगे पीछे लिखने से क्या होता है। यदि वेरिएबल के बाईं ओर इस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है तो पहले वेरिएबल में एक जोड़ता है या घटाता है। जैसे मान लो आप अगर इसको बाईं ओर यूज़ कर रहे हैं तो पहले ऐसे बाईं ओर ये है, तो अगर हम जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, यदि ऑपरेटर वैल्यू दाईं ओर प्रयोग किया था तो ऑपरेटर के बाद में घटाता अथवा जोड़ता है। इसे इस प्रकार समझेंगे, जैसे ए की वैल्यू मान लो 4 है, तो ये देखो ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 0, तो बी की वैल्यू 0 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 0, तब b बराबर a प्लस प्लस ए। तो देखो b के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, a की जो वैल्यू है उसमें प्लस होने के बाद, तो a की वैल्यू कितनी है 4, प्लस प्लस a होने से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो अब b की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो इस स्टेटमेंट से पहले a में एक जुड़ने के बाद b का मान भी प्रदान होगा, तो a और b दोनों के वेरिएबल का मान क्या हो जाएगा 5। तो आप देख पा रहे हैं a की वैल्यू कितनी हो गई 5
और 5 किस में स्टोर होगा, बी में, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि बी में ए को प्लस प्लस पहले करना है, तो प्लस प्लस ए, 4 प्लस 1 5, और फिर बी में स्टोर होगा। इसी तरह से यदि स्टेटमेंट में इस प्रकार लिखते हैं कि b बराबर a प्लस प्लस, तो b की वैल्यू कितनी है, अभी तो 0 है, देखो b की वैल्यू ये लिखी हुई है 0, ठीक है। तो 0 बराबर, अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब b बराबर, भी तो स्टोर कर रहा है ना, इसलिए b बराबर a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस प्लस, तो पहले a की वैल्यू 4 b में स्टोर होगी, तो a की वैल्यू b में स्टोर होगी 4, और फिर 4 प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू होगी 5, तो a की वैल्यू 5 बट b की वैल्यू रहेगी 4। तो इस स्टेटमेंट में पहले b को वेरिएबल a का मान प्राप्त होगा, यानी पहले a की वैल्यू b में जाएगी, फिर उसके बाद a में 1 जोड़ेगा, और इस प्रकार b का मान 4 और a का मान 5 हो जाएगा। तो ये हमने समझा कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं, जो बाद में इंक्रीमेंट करके सेव करता हो, ये पहले। तो ये आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गए। अब बात करते हैं इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर का सबसे पहले इफ स्टेटमेंट की। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में हम सभी लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमने प्रिंट एफ लिखा हेलो, और फिर प्रिंट एफ लिखा वेलकम, बट हम चाहते हैं वो वेलकम हमने लिखा वो प्रिंट ना हो, लेकिन चूंकि हमने लिखा है तो प्रिंट तो होगा, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इन कंट्रोल स्टेटमेंट की मदद से। इसी में सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट सीख रहे हैं हम इफ के बारे में। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो सीधा हम टर्बो पे चलते हैं, टर्बो पे इसको समझते हैं किस तरह से यूज़ किया जाता है। और हमने स्वैपिंग का प्रोग्राम भी बनाया था, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्वैपिंग के प्रोग्राम जो मैंने कल आपको करने के लिए दिया था, उसको भी एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम मैंने टाइप करके रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए की वैल्यू कितनी थी 4, बी की वैल्यू कितनी थी 5, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग। तो स्वैपिंग से पहले अब ए बी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो क्या प्रिंट होगी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, तो ये तो समझ में आ गया हमें। फिर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को किस में स्टोर कर दिया, सी में। तो देखो ए की वैल्यू किस में आ गई, सी में, तो सी की वैल्यू क्या बन गई 4। फिर बी की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 5, बी की वैल्यू को मैंने किस में स्टोर कर दिया, ए में। तो ए में जो वैल्यू थी वो हट चुकी है, और बी की वैल्यू ए में आ चुकी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्योंकि बी की वैल्यू 5 थी। फिर हमने क्या किया, सी की जो 4 वैल्यू थी वो बी में स्टोर कर दी, बस हो गया। यानी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके पास एक पानी का गिलास था और एक और पानी का गिलास था, लेकिन आप चाहते थे एक तीसरा पानी गिलास जो सी था, तो ए में था मान लो रेड वाटर और बी में था ब्लू वाटर, तो रेड और ब्लू यानी नीला पानी और लाल पानी। अब आप चाहते थे कि ए में नीला पानी आ जाए और बी में लाल पानी आ जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए के लाल पानी को पहले एक खाली गिलास एक और सी लेना पड़ेगा, उस पानी को उस गिलास में डालना पड़ेगा, ए खाली हो चुका है। फिर बी गिलास के पानी को ए में डालना होगा, फिर सी गिलास के पानी को बी में डालना होगा। तो इस तरह से आप दोनों को अदला बदली कर सकते हैं। अब ए में आ गया नीला पानी और बी में आ गया लाल पानी, और सी खाली हो गया फिर से। इसी तरह से हमने यहाँ पे सी की मदद से, थर्ड वेरिएबल की मदद से ए और बी को आपस में बदल दिया। ये शॉपिंग का प्रोग्राम कई जगह पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको प्रैक्टिस में लिया था। तो आपको समझ में आ गया, रन करके देखते हैं हम इसमें। पुराना आउटपुट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं CLRSCR यूज़ कर देता हूँ। तो देखिए ये आ चुका है आफ्टर स्वैपिंग। तो पहले 4 5 था, फिर 5 4 हो गया। तो देखिए ए की वैल्यू प्रिंट की मैंने ए बी, और फिर ए बी की वैल्यू प्रिंट की, तो इस बार ए की वैल्यू चेंज हो चुकी थी। तो चलिए हम वापस अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ़ की बात कर रहे थे आज हम। तो जैसे इसी प्रोग्राम में आप मान लीजिए मुझे इस वाले स्टेटमेंट लाइन को, प्रिंट वाली को प्रिंट नहीं करना है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसको पहले सिंपल कर देता हूँ ताकि आप एक नॉर्मल प्रोग्राम समझ जाएं, फिर बाद में हम इसको डिटेल में बड़े प्रोग्राम के साथ भी करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट एफ वेलकम। अब नॉर्मल सी बात है, रन करेंगे। पुराना आउटपुट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे CLRSCR। हम जैसे ही रन करेंगे तो हमारे सामने हेलो और वेलकम लिखा हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, सही कर लेंगे। तो हेलो और वेलकम लिखा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिखा हो गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा था कि मुझे वेलकम को नहीं लिखना, तो आप बोलेंगे कि आप उसे मिटा दें, बट मिटा तो सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर हमें कंट्रोल लाना है। हम चाहें तो वेलकम लिखा हो, ना चाहें तो ना लिखा हो, लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम है कि लिखा होगा ही होगा, तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ का। तो देखो इफ़ का यूज़ करना बहुत सरल है। आप क्या लिखेंगे, इफ़, क्या लिखेंगे इफ़, फिर आप लाएंगे ब्रैकेट इफ़। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट हो, लेकिन जब हम चाहें, ऑटोमेटिक ना हो। तो हम चाहें मतलब हम एक कंडीशन देंगे अब यहाँ पर। क्या कंडीशन देंगे, कि कुछ भी कंडीशन दे रहा है अभी समझने के लिए, कि ए
अगर ग्रेटर हो, ए अगर ग्रेटर हो किससे, 0 से, ठीक है, ए अगर ग्रेटर हो 0 से, तब हमने इफ़ की बॉडी बनाई कर्ली ब्रैकेट से और इफ़ की बॉडी को क्लोज किया, बस हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना था, इस प्रिंट एफ को इफ़ की बॉडी के अंदर रखना था। ये क्या है, इफ़ की बॉडी है। तो इफ़ मतलब क्या होता है, कंडीशन। इसका मतलब यदि ए बड़ा हो 0 से, यदि ए बड़ा हो 0 से, तब प्रिंट करना वेलकम, और नहीं तो मत करना। अब यहाँ पे हमें बताना तो पड़ेगा इंट क्या है, ए क्या है, तो बताएंगे हम इंट ए जो है, ए की वैल्यू कितनी है, मान लो 4। अब देखो 4 बड़ा है क्या 0 से, आप बोलेंगे बिल्कुल, तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखें, देखो वेलकम प्रिंट हो गया। अब ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ -3। -3 0 से बड़ा है क्या, नहीं, नेगेटिव है, क्योंकि 0 के इधर वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। कंट्रोल F9 है, तो वेलकम प्रिंट नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं वेलकम प्रिंट नहीं हुआ। तो मैंने अपने प्रोग्राम पे कंट्रोल कर लिया कि मैं चाहता हूँ वेलकम प्रिंट हो, तो उसके लिए मुझे ए को वैल्यू पॉजिटिव करनी पड़ेगी। समझ आया आपको? दूसरे शब्दों में देखते हैं, जैसे मान लो आपका रिजल्ट वाला प्रोग्राम देख लेते हैं, रोल नंबर वाला। आपका रोल नंबर 101 है, ठीक है। अब यूजर ने अगर 101 रोल नंबर डाला है और वो इक्वल है, इक्वल के साइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये डबल इक्वल, जब हमने देखा, तो आपका रिजल्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट जो भी होगा आपका भी, तो हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे नेम राज रिजल्ट पास, ये मैंने लिख दिया। अब यूज़र का रोल नंबर 101 अगर इससे मैच कर जाता तो ही ये प्रिंट होगा। रन करते हैं, तभी तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। हेलो नेम राज रिजल्ट पास। लेकिन अगर यूज़र ने रोल नंबर 101 नहीं दिया और 102 दिया, तो 102 के बराबर 101 तो है नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। तो देखो हेलो प्रिंट हुआ। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इक्वल टू, या आप यूज़ कर सकते हैं लेस देन। अब रोल नंबर के केस में लेस देन तो सूट नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन कुछ और प्रोग्राम में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कमीशन या बोनस में या इवन ऑड के प्रोग्राम्स में। तो इफ़ की कंडीशन की बात तो हम और डिटेल में करने ही वाले हैं। ये तो ऑपरेटर की बात थी, और ऑपरेटर के साथ इफ़ को कैसे यूज़ करना है वो मैंने समझाया इस तरह से। आप इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम बना के देख सकते हैं, ताकि आपको और कन्फ्यूजन ना हो। तो उम्मीद है आपको ऑपरेटर का वीडियो और इफ़ का ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इफ़ को हम डिटेल में जाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।